साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पहला मैंने पढ़ा था जीनोमिक्स में जो पहला टॉपिक है वह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी का जो समय काल था 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2002 में ख़त्म हुआ था। यह जो प्रोजेक्ट था यह इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने भाग लिया था और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो भूमिका है वह सबसे अधिक हो जाती है, क्योंकि जो है यूनाइटेड स्टेट्स का ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों संस्थाओं ने जो इस प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया था और लीड की भूमिका निभाई थी। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो भूमिका थी इस प्रोजेक्ट में सबसे अधिक थी। और भी इस प्रोजेक्ट में कनाडा, चाइना, जापान, फ्रांस और भारत, इन सभी ने मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट में भाग लिया था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि मानव जीनोम के अंदर जो भी आनुवंशिक अनुक्रम है और नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम है, इन सभी का अध्ययन करना ही इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से जो है 2 तकनीकों का प्रयोग किया गया। पहला जो है अनुक्रम टिप्पण की मदद से जो है नाइट्रोजन क्षार अनुक्रमों का पता लगाया गया है। नाइट्रोजन क्षार जैसे कि डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। इन जीनों के बारे में ही इन जीनों की खोज की गई, इन जीनों के बारे में पहचाना गया और जाना गया। दूसरा जो तकनीक है वह है जैव सूचना की मदद से जो भी जो अनुवांशिक आंकड़े इस प्रोजेक्ट से प्राप्त हुए थे उसको सुपर कंप्यूटर में संग्रहित किया गया और सुरक्षित किया गया इस तकनीक की मदद से। इस प्रोजेक्ट के कई लाभ प्राप्त हुए, परिणाम निकले। परिणाम क्या निकला? पहला परिणाम ये निकला कि ये पता चला कि मानव जीनोम के अंदर लगभग 3 बिलियन जो डीएनए जो है वह बेस पेयर्स में है, मतलब 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार जो है जोड़े में है। और दूसरा परिणाम ये निकला कि इससे ये पता चला कि मानव जीनों में जो है जीनों की जो संख्या है लगभग 25,000 से 30,000 जो है जीनों की संख्या है। और इन जीनों के बारे में अध्ययन, इनके फंक्शंस और कार्यप्रणाली को जानना समझना और ही इस जो है प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था, इन जीनों के बारे में अध्ययन करना। और तीसरा परिणाम ये निकला कि ये पता चला कि मानव जीनोम के अंदर लगभग 50% जो जीन हैं वह रिपीटेड सीक्वेंस में, पुनरावृत्ति के क्रम में मौजूद हैं। और चौथा परिणाम ये निकला कि मानव जीनोम के अंदर जो है लगभग 2% मानव जीनोम के अंदर कोई अगर विशिष्ट एक कोशिका है, उस विशिष्ट कोशिका का मात्र 2% ही जीन ऐसा है जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग ले रहा है और वह जो है एक्टिव है। 2% जीन ही जो है एक्टिव है। और इसका जो है पांचवा परिणाम ये निकला, इससे ये पता चला कि मानव के अंदर, मानव के समान प्रजातियों के अंदर जो भी आनुवंशिक समानताएं हैं वह 99.9% है। मतलब मेरे और मेरी बहन या मुझे और मेरी माता में जो भी संबंध है, जो भी आनुवंशिक समानताएं हैं, जीन की जो समानताएं हैं वह 99.9% है। और बाकी जो लक्षण और विविधताएं बच जाती हैं वह मात्र 0.1% असमानताओं की वजह से ही जो है अलग अलग तरह के, जैसे मेरी भाई और मेरी बहन और मुझ में कुछ डिफरेंसेस भी, बहुत डिफरेंसेस मिलेगी कि तो मात्र 0.1% असमानताओं की वजह से देखने को मिलता है। तो इस प्रोजेक्ट के कई लाभ प्राप्त हुए। इस प्रोजेक्ट के लाभ ये प्राप्त हुआ कि इस प्रोजेक्ट से जो है मानव के अंदर आनुवंशिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं, उनके बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जाना गया और जानने में सहायता मिली। दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है मानव जीनोम के अंदर जीनों के जो है कार्यविधि को जाना गया और वो प्रोटीन संश्लेषण में कैसे भाग लेते हैं, ये जानने में मदद मिली। तो इस प्रकार दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ। तीसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि जब एचजीपी के आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया तब पता चला कि विश्लेषणात्मक जब अध्ययन किया गया तब ये पता चला कि जो भी आंकड़ों का जब विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया तो मानव का विकास जो क्रम होता है, मानव का जो विस्थापन होता है, मानव के आपसी नस्लों के बीच जो आंतरिक संबंध होता है, इसके बारे में जानने में मदद मिली और जाना गया। तो ये तीसरा लाभ ये प्राप्त हुआ। चौथा लाभ ये प्राप्त हुआ कि जब एचजीपी आंकड़ों का जब अध्ययन किया गया तो उससे जो है मानव के अंदर जो है संभावना के स्तर पर जो है रोगों का, मानव के ऊपर जो भी प्रदूषण, विकिरण, रासायनिक अभिक्रिया, इन सब और जो है
किसी किसी जो है किसी प्रकार का जो है संक्रमण, इन सब का जो प्रभाव है मानव के ऊपर, उस प्रभाव को संभावना के स्तर पर जानने की कोशिश की गई, संभावना के स्तर पर जाना गया। तो जो है जानने में मदद मिली। इसको जो है पर्सनल जीनोमिक्स के अंतर्गत रखा गया इस प्रक्रिया को। तो इस प्रकार जो है इस प्रोजेक्ट के लाभ, और इस प्रोजेक्ट चौथा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इसकी मेडिकल क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। मेडिकल क्षेत्र में एजीपी के आंकड़ों के अध्ययन करने से नई नई दवाएं, नए नए ट्रीटमेंट्स विकसित हुए, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हो रहे थे उनके लिए बहुत अधिक सहायता मिली इस प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अध्ययन से। तो और इससे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए संसाधन, नए नए ट्रीटमेंट, नई नई दवाओं की खोज की गई, जो कि इस क्षेत्र को और अधिक जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस प्रोजेक्ट में जो है इस प्रोजेक्ट में 2 प्रकार के जीनों की खोज की गई, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर में ये जीन मौजूद होते हैं। तो इन जीनों की खोज की गई ताकि जो है कोई महिला जो है, कोई किसी भी व्यक्ति का, किसी महिला का संभावना के स्तर पर जो है पता लगाया जा सके कि उसमें जो है उसको भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है, जैसे एक अमेरिका हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस थी एंजेलिना जोली, इनका जो माता थी, इनकी जो नानी थी, इन सबको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो इनको भी संभावना थी कि इनको भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है फ्यूचर में, इनको संभावना था कि इनको भी हो सकता है। तो इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी है मैरियट कंपनी, इन्होंने उसमें अपना टेस्ट कराया। तो पाया गया कि इनमें जो BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड दोनों जीन इनके ब्रेस्ट में मौजूद हैं। तो इनको भविष्य में फ्यूचर में ये पूरी एकदम संभावना थी कि इनको, जो संभावना नहीं, पूरा ये कंफर्म था कि इनको फ्यूचर में जो है ब्रेस्ट कैंसर होना ही होना है। तो इन्होंने अपने ब्रेस्ट को ही हटवा दिया था। इस प्रकार जो है मानव को बचाने के क्रम में इस प्रकार इस प्रोजेक्ट ने बहुत हेल्प किया। और इसे जो एक सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह जो है लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को प्रभावित करता है। तो इस प्रोजेक्ट से ये पता चला कि इस जेनेटिक डिसऑर्डर में CFTR नामक जो है जीन पाया जाता है। तो इस एजीपी की मदद से ही नए नए आंकड़े और ट्रीटमेंट्स विकसित हुई इस रोग के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए CFTR डिक्लोरोसिस, तो ये ट्रीटमेंट विकसित हुआ, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के रोगियों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एजीपी ने बहुत अधिक हेल्प किया बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमने ओवरऑल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जाना। अब दूसरा जो टॉपिक है वाइल्ड जीनोम प्रोजेक्ट है। वाइल्ड जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2026 में समाप्त हुआ था। वाइल्ड जीनोम प्रोजेक्ट भी एक बहुराष्ट्रीय जो है परियोजना है, और इसका जो कंट्रोल है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोलॉजी के हाथ में जो है यह प्रोजेक्ट है, यही इस प्रोजेक्ट को देखता है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से इसको जो है सुपर कंप्यूटर में जो है मानव जीनोम का निर्माण करना है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य यही है कि संपूर्ण मानव DNA का निर्माण करना है अनुसंधान के जरिए, अनुसंधानी चिकित्सा के जरिए। तो इससे जो है 2 लाभ प्राप्त होता है इस प्रोजेक्ट से। पहला तो लाभ ये प्राप्त होता है कि इससे जो है इससे लाभ प्राप्त होता है कि इससे जो है मानव जीनोम के अध्ययन करने में और अधिक सहायता मिलेगी। दूसरा लाभ ये प्राप्त होता है कि इससे जो है मानव जीनोम के संशोधन पर आधारित जो है नई नई दवाओं का विकास हुआ है इस प्रोजेक्ट से। तो ओवरऑल ये वाइल्ड जीनोम प्रोजेक्ट था। अब है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट का जो समय काल था यह 2018 में स्टार्ट हुआ था और 2028 में समाप्त हुआ था अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का जो है यह भी एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर जो है परियोजना था। और इस परियोजना का उद्देश्य जो था धरती पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रोटोजोआ थे,
जीव जंतु और प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव, कवक, इन सभी का जो है जीनों का अध्ययन करना था। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ मौजूद थे, इन सब के बारे में अध्ययन करना था। और इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में लक्ष्य ये रखा गया कि इसके प्रथम चरण का लक्ष्य यही था कि लगभग 15 लाख जो है यूकैरियोटिक जीवों के जो है जीनों का अध्ययन करना इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण का लक्ष्य था। तो इस प्रोजेक्ट से जो है उद्देश्य इसका उद्देश्य तो पहले यही था यूकैरियोटिक जीवों के जीनोम का अध्ययन करना। दूसरा ये था बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना। बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता का संरक्षण करना। जो भी जो है जीनों का अध्ययन करने से जो भी जीनोमिक डेटा प्राप्त हुआ, जीनोमिक डेटा से प्रजातियों के लिए नए नए संरक्षण की विधियाँ विकसित की गई। मोस्टली वो प्रजातियाँ जो कि विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इस प्रकार जो उन विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने की कोशिश की गई, जैव विविधता को संरक्षित करने की कोशिश किए जाने के उद्देश्य से जो है यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका एक उद्देश्य ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक प्रगति करना। इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए तकनीकें, नए नए संसाधन विकसित हुए। और इसका उद्देश्य ये था कि जीवन की उत्पत्ति और जो जीव थे, जीवों की उत्पत्ति और उनके विकास क्रम को समझना कि जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे विकसित होते हैं वह उस पर्यावरण में। तो इस प्रकार जो है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही था शुरू करने का। इस प्रोजेक्ट के लाभ क्या प्राप्त हुए? इस प्रोजेक्ट का लाभ यही प्राप्त हुआ कि इससे जो है संरक्षण में मदद मिली, जीवों के संरक्षण में मदद मिली। वे जीव जो कि विलुप्त हो रहे हैं, वे जीव जो कि विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो इस प्रकार जो इन जीवों को संरक्षित करने के लिए नई नई विधियाँ विकसित हुई, नए नए उपचार विकसित हुए। तो इस प्रकार जो है इन जीवों को बचाने के, संरक्षण करने की कोशिश की गई। इससे दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि विकास में मदद मिली, विकास की समझने में मदद मिली। जीवों के विकास को जाना गया कि जीव कैसे पर्यावरण में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार जो है दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ। इससे ये इस प्रोजेक्ट से जो है नई नई दवाएं और नए नए जो है उपचारों की खोज की गई, जो कि जीव मोस्टली पृथ्वी को बचाने के लिए जीवों के लिए ही नए नए उपचार, नए नए जो है दवाएं विकसित की गई। और इसका जो है बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुआ, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है इससे जो है नए नए संसाधन विकसित, नए नए तकनीक विकसित हुए जो कि पर्यावरण संरक्षण में जो है मदद कर सकें। और इससे जैविक ऊर्जा से संबंधित जो है अधिक विकल्पों की खोज की गई। और खाद्य सुरक्षा से संबंधित, पोषण से संबंधित जो है आदि के संदर्भ में जो है इस परियोजना से जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जो है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो है पृथ्वी को बचाने के क्रम में था, हमारे पर्यावरण को बचाने के क्रम में था यह प्रोजेक्ट। अब अगला है डार्क जीनोम। डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम जो है यह मानव जीनोम में जो है मानव जीनोम का यह वह भाग माना जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेता है। और यह जो है इसको जो है जीन की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसको जीन नहीं मानते हैं, क्योंकि जो है जो डार्क जीनोम है यह जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है, मतलब यह व्यर्थ पड़ा हुआ है हमारे बॉडी में डार्क जीनोम। इसीलिए इसको जीन की श्रेणी में भी बहुत वैज्ञानिक मानने से मना करते हैं। तो लेकिन कई अनुसंधान से ये पता चला कि डार्क जीनोम से ही कई प्रकार के जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि बेप्लोड डिसऑर्डर या सिंजोफ्रेनिया जैसा जो गंभीर जो रोग है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह जो डार्क जीनोम का जो कुछ भाग है वही इस रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार जो हमारे बॉडी में जो है लगभग 95.5% जो हिस्सा है वह डार्क जीनोम ही है। और पहले डार्क जीनोम को जंक डीएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है डार्क जीनोम नाम दे दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में भी जानना और अध्ययन करना हमारे लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है इससे भी गंभीर रूप से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ईडीएनए, इन्वायरमेंटल डीएनए। इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है? इन्वायरमेंटल डीएनए जो है
या किसी परिवेश में पाए जाने वाले जो है डीएनए का समूह है, रहने वाले जो है किसी परिवेश में पाए जाने वाले डीएनए का समूह है, और उस परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु प्राप्त होते हैं, उनके बारे में जो है विभिन्न जीव जंतु प्राप्त होते हैं जो उनके जो है डीएनए का समूह मौजूद होता है। तो इस प्रकार जो है यह जो है मृदा, जल और वायु, 3 चीज़ों से जो है डीएनए का जो समूह है, जो कि उस परिवेश में जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके जो है जीनों को लिया जाता है और जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इससे जो है उस परिवेश में जो भी जीव जंतु उपस्थित हैं, उनकी विविधता, विस्थापन और व्यवहार के बारे में जो है पता लगाया जा सकता है। और यह जो इन्वायरमेंटल डीएनए है, यह जो भी मान लो एक परिवेश है, मान लो हमारा ये हॉस्टल है, ये जो जंगल है, इस परिवेश में जितने भी जीव जंतु हैं, वे अपने बाल, नाखून या फिर कोई जीव मर जाता है, तरह तरह के प्रकार से जो वे इन पर्यावरण में अपने अपने डीएनए कह लो या जीन कह लो, वह छोड़ते रहते हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वह जल, मृदा और वायु, इन 3 चीज़ों से जो है वो उन जीन और डीएनए को जो है इकट्ठा करते हैं, और उन जीनों से ही जो है उस परिवेश में उपस्थित जितने भी जीव जंतु और जानवर हैं, उनके विस्थापन, व्यवहार का पता लगा लेते हैं कि उस परिवेश में जीन जो है, उस परिवेश में कौन सा जीव कैसे विकसित हुआ है, कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन से जीव को संरक्षण की ज़रूरत है, कौन सा जीव बीमार है, किस जीव का कैसा व्यवहार होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने में मदद मिली, और इसका एक लाभ ये प्राप्त हुआ, सबसे अधिक लाभ, क्योंकि इससे जो है जीव को ऐसे फिजिकली ना पकड़ के, बिना पकड़े उनके सभी व्यवहार और उनके सभी परिवेश, सभी जीव जंतुओं का तमाम तरह का जो भी उनके बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, उन सब के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। उस परिवेश में किस किस प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं, कौन विलुप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो है उन जीवों को बिना पकड़े उस परिवेश में सभी का अध्ययन कर लेना। तो इस प्रकार जो है ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना थी। इससे जो जैव विविधता का ये भी परियोजना जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए ही बनाई गई थी, ताकि जो है जीवों को बिना परेशान किए, फिजिकली टच किए, फिजिकली पकड़े, उनके बारे में अध्ययन किया जा सके। तो ये जो अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट है, इसको जो है बहुत अधिक मान्यता मिली। और तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीन अभियांत्रिकी जो है यह किसी प्राणी, कोई प्राणी जो है, कोई जीव है, उसके मूल जीनोम में उसका जो मूल जीनोम है, किसी बाह्य जीव के जीनोम को जब मूल जीनोम में जोड़ दिया जाता है, तो उसी को जोड़ने की प्रक्रिया को हम जीन अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार जो है उस प्राणी में जो है आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वह प्रदर्शित किए जाते हैं, जो कि उस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो इसको जो है जीन अभियांत्रिकी के नाम से जाना जाता है। और यह जो जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यह एक प्रकार का तकनीक है, और इसका एक पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के जरिए इसको पूरा किया जाता है। जैसे इसकी प्रक्रिया में पहले जो है उस जीन की पहचान की जाती है। जैसे कि किसी प्राणी का उसको में जो जीन को जोड़ना है, उसमें किसी जीन की ज़रूरत है, तो दूसरे जीव के जीन में पहले जीनों की पहचान किया जाता है, कौन सा जीन उसमें डाला जा सकता है। फिर उसको जो है आणविक कैंची होता है, उसकी मदद से उसको काट कर अलग किया जाता है उस जीन को उस प्राणी के जीनोम से, और उसको जो है आणविक गोंद की मदद से उस जो बाह्य जीन है जिसको लिया गया है, उसको जो है संवाहक कह लो या वेक्टर के साथ जो है जोड़कर उसको रिकॉम्बिनेट डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस रिकॉम्बिनेट डीएनए को जो है उस मूल जीव के जो है जीनोम में डाल दिया जाता है। फिर उस रिकॉम्बिनेट डीएनए जब चला जाता है तो उसी को हम ट्रांसजेनिक जीव के नाम से जानते हैं। और उस ट्रांसजेनिक जीव को जो है एक अनुकूल परिवेश, वातावरण प्रदान किया जाता है, जिसमें वह
जिसमें यह जाना जा सके कि वह जिस कार्य के लिए उसको ट्रांसजेनिक बनाया गया था वह उस कार्य को करने में सक्षम है या फिर नहीं। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार के जो है वेक्टर होते हैं जिनके साथ जोड़कर जो है उस जीव के जीनोम में डाला जाता है। जैसे कि प्लाज्मिड जो है यह प्लाज्मिड में जो जीवाणुओं में जीव प्रतिरूपण किया जाता है प्लाज्मिड की मदद से, और जो वायरस की मदद से मानव या जंतु में जीन का प्रतिरूपण किया जाता है। इस प्रकार जो कई प्रकार के वेक्टर हैं जिनका अलग अलग प्रकार का फंक्शंस है। जीन अभियांत्रिकी के जो है कई लाभ प्राप्त हुए। जीन अभियांत्रिकी से लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है मानव के उपयोग के लिए प्रोटीन और जो है नए नए टीकों का निर्माण किया गया। जैसे कि कोविड-19 जो था उसमें जो वैक्सीन निर्माण किए जाते थे वो जो है जीआई तकनीक की मदद से ही वो जो है विकसित किए गए थे। इसी प्रकार जो है जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे इंसुलिन, प्रोटीन हार्मोन और वैक्सीन्स, ये सब का निर्माण जो है जीन अभियांत्रिकी के जरिए मदद से जो है करने में अधिक मदद मिली और सक्षम और सफलता प्राप्त हुई। तो ये जीआई तकनीक का लाभ ये प्राप्त हुआ। दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है जीएम फसलों का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो फसलें थी, जैसे कि जीएम फसलों का विकास हुआ, जीएम फसलों और जंतुओं का विकास हुआ, जैसे कि गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। इस प्रकार जो जीएम फसलों का विकास जो है जीआई तकनीक की मदद से ही हुआ। और इसका तीसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि जीवों का अध्ययन करने में, जीवों की कार्यप्रणाली को समझने में, उनका अध्ययन करने में अधिक प्रगति लाभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है बायोटेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई, क्योंकि जो है इससे जो है नए नए ट्रीटमेंट्स विकसित हुए, नई नई दवाएँ विकसित हुई। तो इस प्रकार जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीएम क्रॉप्स से संबंधित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह जीएम क्रॉप से संबंधित है। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है सिसजेनिक क्रॉप, दूसरा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, तीसरा है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो सिसजेनिक क्रॉप्स होते हैं इनमें जो है समान प्रजाति में जीन प्रतिरूपण किया जाता है, समान प्रजाति के मध्य जीन का प्रतिरूपण किया जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो क्रॉप्स होता है, यह सुरक्षित होता है और इनमें जो है कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता है, और इसके लिए जो है जीआई तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स हैं ये असमान प्रजातियों के मध्य जीन का प्रतिरूपण किया जाता है, अलग अलग प्रजातियों के मध्य। तो इस प्रकार जो इसीलिए इसको ट्रांसजेनिक कहा जाता है। और इसीलिए जो है यह जो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स है इनके लिए जो अधिक संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें जो है नए लक्षण प्रकट होते हैं जो कि उस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो इस प्रकार जो है इसमें भी जीआई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है नॉन ट्रांसजेनिक में भी जो है नॉन ट्रांसजेनिक में भी इसमें जो है कि जीन का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, बल्कि जीन को काट कर अलग किया जाता है। अगर किसी जीव के जीनों में कोई जीन खराब हो गया है तो उस जीन को निकाल दिया जाता है, ताकि जो है उसमें जो है नए लक्षण तो प्रकट नहीं होते हैं, यह भी जो है सुरक्षित होता है, क्योंकि उसमें कोई नया जीन जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसी में से कुछ खराब जीन को निकाल दिया जाता है। और यह भी प्रक्रिया जो है जीआई तकनीक पर ही आधारित है, जीआई तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है इसमें भी। तो तो अब हम जो है ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स क्या है? ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स वो हैं इनका जो विकास होता है, जो प्राकृतिक फसल होते हैं, प्राकृतिक फसलों में जो है प्राकृतिक फसलों के जीनोम होता है, उसमें किसी अन्य प्रजाति के जो है जीन को जो है जोड़ दिया जाता है प्राकृतिक फसल में। इसके फलस्वरूप जो है जो प्राकृतिक फसल है उसमें नए गुण प्रकट हो जाते हैं, तो उसी को हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। और यह जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं इनकी जो प्रक्रिया है
जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है कठोर जो प्रक्रिया होती है उसी पर आधारित है। और इसके जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स हैं इनके जो है 6 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला जो लाभ है उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा, पोषण स्तर में सुधार होता है। तीसरा होता है खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और चौथा जो है कीट प्रतिरोधक क्षमता। और पाँचवा जो है नए उत्पादों की प्राप्ति होती है। और छठवां जो है औषधीय गुणों का विकास। तो इस प्रकार जो है 6 प्रकार के जो लाभ होते हैं वह ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप से देखने को मिलते हैं। तो इसका जो पहला है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि कैसे होता है? तो इसके अंतर्गत जो है जो जीएम फसल होते हैं उनका जो विकास किया जाता है, जीएम फसलों का विकास किया जाता है। और इनका विकास ऐसे किया जाता है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है उच्च पैदावार दे सकें। प्रतिकूल परिस्थिति जैसे कि सूखा हो गया, इन सब चीज़ों में जो है वो उच्च पैदावार दे सके। इस प्रकार जो है जो कि कृषि पर जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ता है उसको कम करने में जो है ज़्यादा यह मददगार होता है। तो इस प्रकार जो है ऐसे जो है फसलों का विकास किया जाता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल है इंडोनेशिया जो है जीएम क्रॉप्स की मदद से ही जीएम क्रॉप से ही वो अपने जो है शक्कर चीनी की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसा कृषि प्रधान जो देश है वो जीएम क्रॉप्स की मदद से अपनी प्रगति कर रहा है जीएम क्रॉप्स की मदद से। इसी प्रकार अमेरिका और कनाडा जैसा विकसित देश जो है इस तकनीक का जो है प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि के क्रम में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरला में है, केरल ने जो है जीएम रबर का विकास किया। और इस रबर का विकास किया जो कि कम तापमान में भी समान वृद्धि विकास और उत्पादकता प्रदान कर सके, जो है कम तापमान में भी। इस प्रकार जो है इसका उद्देश्य यही था कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उगाया, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो ठंड की मौसम होती है उसमें जो है रबर का जो विकास होता है, फसल होता है, वह रुक जाता है। तो इस प्रकार जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो है विकसित किया गया रबर। और जीएम रबर में जो है जैसे एक रबर है इसका कैसी प्रक्रिया जीएम रबर में जो है जो कि कम तापमान में विकसित नहीं हो पाता है, मतलब रबर के लिए अधिक तापमान चाहिए होता है। तो उसमें जो है MnSOD नामक जीन को डाला गया जिससे जीएम रबर का विकास हुआ। अब ये जो जीएम रबर विकास हुआ यह कम तापमान में भी जो है समान वृद्धि विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार जो है पहला जो जीएम क्रॉप्स है अभी हाल ही में 2021 में असम में उगाया गया है। गुवाहाटी असम में जो है जीएम रबर उगाया गया 2021 में इसके परीक्षण के लिए। तो इस प्रकार जो है दूसरा है पोषण स्तर में सुधार। पोषण स्तर में सुधार कहने का मतलब है गोल्डन राइस और सुपर बनाना। गोल्डन राइस में जैसे सामान्य जो राइस है उसमें जो बीटी कैरोटीन नामक जो है जीन को डाला गया जिससे गोल्डन राइस का निर्माण हुआ। जो गोल्डन राइस है 1990 के दशक में जो है रॉकफिलर फाउंडेशन के सहयोग से जो है ईगो पोर्ट्रिकस और पैटर बियर ने मिलकर जो है जीएम गोल्डन राइस का विकास किया। क्योंकि गोल्डन राइस में जो है ऐसे गोल्डन राइस का विकास किया जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि उस समय जो है कुपोषण के लिए विटामिन ए की कमी से जो बहुत सारे बच्चे जो कुपोषित हो रहे थे। तो इस प्रकार जो है इसको सही करने में मदद मिली। और WHO के आंकड़े से पता चला कि प्रतिवर्ष जो है विश्व में प्रतिवर्ष 124 मिलियन जो बच्चे हैं वह कुपोषण से ग्रस्त हैं, 124 मिलियन। और प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन जो है बच्चों की मृत्यु हो जाती है। विटामिन ए की कमी से 2 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है जिससे कुपोषित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है गोल्डन राइस बनाया गया। और गोल्डन राइस का जो परीक्षण और मूल्यांकन जो है और
राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में है, इसमें फिलीपींस मनीला ने जो है 2021 में जो है दुनिया का पहला जो है अपनी कृषि व्यवस्था में जो है गोल्डन राइस को अपनाने वाला जो है दुनिया का पहला देश बन गया था फिलीपींस। तो इस प्रकार जो है अभी तो जो गोल्डन राइस है, इसी प्रकार सुपर बनाना का भी विकास किया गया। सुपर बनाना में जो है सुपर बनाना में बीटी कैरोटीन और प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। और इस प्रकार खरपतवारनाशी प्रतिरोधक क्षमता, तीसरा है खरपतवारनाशी प्रतिरोधक क्षमता। तो भारत में जो है वरुणा किस्म की सरसों उगाई जाती है। तो इस खरपतवारनाशी प्रतिरोधक क्षमता में जीएम सरसों का विकास किया गया है, जिसे DMH11 भी कहते हैं। DMH11 का फुल फॉर्म है जो है धर्मा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। तो इसका जो विकास है 2002 में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो डॉक्टर दीपक पेंटल के नेतृत्व में जो है इस जीएम सरसों का विकास किया गया। जीएम सरसों का विकास क्यों किया गया? क्योंकि जो है जो सामान्य जो फसल होते हैं उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब सरसों में ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है कीटों को मारने के लिए, तो फसल के कीटों के साथ सरसों भी समाप्त हो जाता था। इसीलिए जो जीएम सरसों का विकास किया गया। तो ऐसा जीएम सरसों जो कि ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग से प्रभावित हो जाता है, प्रयोग से नष्ट हो जाता है, उसमें जो है 3 प्रकार के जीनों को डाला गया, बार जीन, बार नेस और बार स्टार। ये जो जीन है मृदा जीवाणु से प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार जो है इन जीनों को डाला गया है, जिससे DMH11 का विकास हुआ। DMH11 में जो है ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग करने पर जो है अब ये जो सरसों है इसमें जो है ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग बिना किए जो है यह फसल सरसों विकसित हो, इसमें कीट का प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार जो खरपतवार का प्रबंधन हुआ और सरसों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार जीएम सरसों का विकास किया गया। जो DMH11 जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है सरसों की संकर प्रजाति है, जो कि मृदा जीवाणु से प्राप्त जो है 3 प्रकार के जीनों से जो है DMH11 का विकास हुआ। और इससे जो है जो सरसों की उत्पादकता है लगभग 30% तक जो है बढ़ गई है। और इसी प्रकार DMH11 का जो प्रयोग है सरसों की जो संकर प्रजातियां उनके निर्माण के लिए भी किया जाएगा। चौथा जो लाभ था कीट प्रतिरोधक क्षमता का विकास था। कीट प्रतिरोधक क्षमता में बीटी कॉटन आ जाता है, बीटी ब्रिंजल आ जाता है। तो बीटी कॉटन जो है इसमें जो है बालवाम का प्रभाव था। कॉटन में बालवाम के प्रभाव से जो है जो कपास की उत्पादकता थी वह कम हो रही थी। तो इसमें जो है 2 प्रकार के जीन को डाला गया, तो क्राई 1AB एंड क्राई 2AB 2 प्रकार के जीन को डाला गया, जिससे कि बीटी कॉटन का निर्माण हुआ। और जो बीटी कॉटन निर्माण हुआ है इसमें क्राई नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें जो है यह जो है बालवाम के प्रभाव को मार देता है। तो इस प्रकार इससे फसल की भी सुरक्षा होती है, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है। और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है, क्योंकि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। तो 2 प्रकार के जो लाभ प्राप्त होते हैं इस बीटी कॉटन के विकास से। बीटी कॉटन जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम की जो आधुनिक फसल है, जिसका जो विकास है अमेरिका की कृषि कंपनी मोनसेंटो ने किया था। तो बीटी कॉपर जो है बालवाम के प्रभाव को नष्ट करती है, पर्यावरण को संरक्षित करती है और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान। इसका जो मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को जो है कम करना है। और 2002 में जो है GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने जो है और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर जो है की अनुमति से भारत में बीटी कॉटन की खेती शुरू हुई। और यह जो है ये एक सफल प्रयोग हुआ, क्योंकि जो है आज भी जो है वर्तमान में 95% से अधिक जो है बीटी कॉटन उगाया जा रहा है। और भारत में बीटी कॉटन के बीजों को जो है बाल गार्ड के नाम से बेचा जाता है, जिसको मोनसेंटो जो कि अमेरिका की कंपनी और मोहाइको जो कि भारत की कंपनी, ये दोनों जो कंपनियाँ सम्मिलित रूप से जो है मिलकर इन बीजों को बेचती हैं। तो एक बीटी ब्रिंजल है। बीटी ब्रिंजल को जो है बैगन जिसके फल और जो तने थे वो प्रभावित हो रहे थे कीटों से, तो इसलिए बीटी ब्रिंजल का विकास किया गया था, क्योंकि जो बैंगन थे वो कीटों से प्रभावित हो रहे थे।
तो इस प्रकार उसमें क्राई1AC नामक जीन को डाला गया ब्रिंजल में और इससे बीटी ब्रिंजल बना। तो जो बीटी ब्रिंजल है इसमें जो है कीटों का प्रकोप जो है और इसके जो फल थे वो सुरक्षित रहे और बीटी ब्रिंजल के विकास के उद्देश्य से जो है बीटी ब्रिंजल को और बैगनों की उत्पादकता में वृद्धि की वजह से इसको फिक्स किया था। लेकिन जो है GAC द्वारा जो है इसको 2009 में जो है बीटी बैगन 2009 में बीटी बैगन की अनुमति दी थी, लेकिन जो है कुछ खाद्य फसल में जो है खाद्य फसल के विरोध की वजह से, किसानों के विरोध की वजह से, लोगों के विरोध की वजह से इस पर रोक लगा दी गई। तभी से बीटी ब्रिंजल जो है प्रतिबंधित है भारत में। लेकिन 2013 से ही बांग्लादेश जो है बीटी ब्रिंजल की जो है खेती कर रहा है। तो इस प्रकार जो है अब पाँचवा जो इससे लाभ हुआ था नए उत्पादों की प्राप्ति। जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल होते हैं इनके जीनों को जो है जीनों को प्रतिरोपण से जो नए जो उत्पाद होते हैं वह नए उत्पाद पैदा होते हैं। जैसे कि मटर में जो है एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, टमाटर में इंसुलिन पाया जाता है। तो इस प्रकार पाँचवा जो है औषधीय गुणों का विकास, जो GI तकनीक की मदद से जो कुछ औषधीय जो फसल हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है या फिर उनमें GI तकनीक की मदद से उनमें नए गुण को प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार हल्दी और तुलसी में जो है GI से ही नए तकनीक को विकास किया गया, उनमें जो है नए गुण प्रदर्शित किए गए हल्दी और तुलसी में। तो इस प्रकार जो है हमने GM क्रॉप्स के बारे में जाना, ट्रांसजेनिक GM क्रॉप्स के बारे में जाना। नॉन ट्रांसजेनिक GM क्रॉप्स मतलब आनुवांशिक संशोधन में जो है इनके जो है जीनों में कोई जीन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है इनके जो है, बल्कि जीनों में जो है कुछ इनके जीनों में से कुछ जीनों को काट कर निकाल दिया जाता है जिससे जो है और जो है इस कार्य को करने के लिए SDN नामक जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है नॉन ट्रांसजेनिक फसलों में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल जो है यह किसी जंतु के शरीर में जो है किसी जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिका का समूह है जिसको एक विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है यह अपने ही जैसे कई प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती है बिना खुद को नष्ट किए। इसी को हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल में ये शक्ति होती है कि वो अपने तरह जो है कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। तो स्टेम सेल के जो है प्रमुख लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये स्टेम सेल है। जो स्टेम सेल होते हैं यह विभाजन की जो चक्र होते हैं कई चक्रों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और यह स्वयं को नवीनीकृत करते रहते हैं, नवीनीकृत करने की भी क्षमता रखते हैं। मतलब कोई स्टेम सेल खराब हो गया है, मतलब अगर इनमें कुछ त्रुटि आ जाती है तो ये स्वयं को नवीनीकृत कर लेते हैं, नए बना लेते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार के जो है अलग प्रकार की कोशिकाओं में जो है कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता रखते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इनके कई कार्य भी हैं स्टेम सेल्स के, स्टेम सेल के कई कार्य भी हैं। जैसे कि ये जो है घायल जो कोशिकाएं होती हैं और ऊतकें होते हैं, क्षतिग्रस्त जो कोशिका और ऊतक होते हैं उनको पुनर्नया बना देते हैं, पुनर्उद्भवन कर देते हैं उनका, और कोई नष्ट हो रही जो कोशिका है उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं, उसको फिर से बना देते हैं। तो इस प्रकार जो है भ्रूण के विकास में और समान वृद्धि विकास के लिए ये जो है नई नई कोशिकाओं की आपूर्ति करता है। उसी को स्टेम सेल का कार्य यही होता है कि नए ऊतकों, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। स्टेम सेल के कई प्रकार हैं, जैसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ये दोनों जो है भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं हैं। एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल हैं दोनों। 3 हैं मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। ये जो 3 प्रकार की जो स्टेम सेल्स हैं इनको एडल्ट स्टेम सेल कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो स्टेम सेल के प्रकार होते हैं, पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल में टोटीपोटेंट स्टेम सेल यह जो मानव शरीर है, मानव शरीर के जो है
मतलब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जो कोशिका होती है ये विभाजित हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजित हो सकती है टोटिपोटेंट, और इसके लिए एक अवधि होती है, मतलब इसको 5 से 7 दिनों में प्राप्त किया जा सकता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल को। लेकिन इसको एक भ्रूणीय अवस्था से प्राप्त किया जाता है, भ्रूण से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब इसको प्राप्त किया जाता है तो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो है इसको विश्व में प्रतिबंधित है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल का जो विकास है, इसकी प्राप्ति है, यह प्रतिबंधित है। लेकिन जो है इसको अनुसंधान के जरिए जो है, अनुसंधान में आईवीएफ तकनीक, आईवीएफ प्रयोगशाला में जो है निषेचन करा के जो है टोटिपोटेंट के जो भ्रूण है का भ्रूण है उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अनुसंधान के जरिए इसको ऐसे प्राप्त करना जो है ऐसे प्राप्त करना जो है मतलब मनुष्य से प्राप्त करना प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है यह टोटिपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से जो है प्राप्त होता है प्लूरिपोटेंट। और प्लूरिपोटेंट के द्वारा मानव शरीर के अंदर जो मानव शरीर जो है उसके अंदर निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण किया जाता है प्लूरिपोटेंट के द्वारा। और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है स्टेम सेल माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका जो प्रयोग है, इसके प्रयोग से कई रोगों का निदान किया जा सकता है। और जो है और इसकी जो प्राप्ति है प्लूरिपोटेंट की निम्नलिखित अवस्थाओं से निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकती है। जैसे कि इसकी प्राप्ति पश्च भ्रूणीय अवस्था से किया जा सकता है, मतलब 7 दिन के बाद के भ्रूण से, और 12 हफ्ते के अंदर हुए गर्भपात से किया जा सकता है। जन्म के समय बच्चे के गर्भनाल से किया जा सकता है। इस प्रकार जो है 3 प्रक्रियाओं में 3 प्रकारों से जो है प्लूरिपोटेंट की प्राप्ति की जा सकती है। और प्लूरिपोटेंट जो है प्लूरिपोटेंट से जो भी स्टेम सेल की प्राप्ति होती है उसको जो है तरल नाइट्रोजन में जो है संरक्षित किया जाता है। इसीलिए जो है जिससे भी जो भी बच्चे के गर्भनाल से जो स्टेम सेल प्राप्त किया जाता है उसको तरल नाइट्रोजन के जरिए जो है संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार जो है स्टेम सेल के संरक्षण और भंडारण की जो व्यावसायिक सेवा है उसको हम स्टेम सेल बैंकिंग या कोड ब्लड बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो है स्टेम सेल को इसलिए संरक्षित किया जाता है कि जब कभी भी भविष्य में जो इसकी ज़रूरत पड़े तो इसको पुनः इसका प्रयोग किया जा सकता है स्टेम सेल का। और स्टेम सेल का जो प्रयोग है उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिस व्यक्ति से स्टेम सेल का लिया गया है। और जो है स्टेम सेल और लेकिन ब्लड ग्रुप और एक HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA ब्लड ग्रुप और HLA के मिलान करने से जो है इसको जो है निकटतम जो संबंधी हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार स्टेम सेल बैंकिंग जो है 3 प्रकार का होता है। एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग और कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग में स्टेम सेल जिस व्यक्ति का होता है उसी का उस स्टेम सेल पर अधिकार होता है, उसी का स्वामित्व होता है, किसी अन्य व्यक्ति को जो वो स्टेम सेल प्राप्त नहीं दिया जा सकता। दूसरा है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। इसमें जो है कोई व्यक्ति जो है स्टेम सेल को दान कर देता है किसी को, तो उस स्टेम सेल को जो है पब्लिक के लिए दूसरे की सुरक्षा के लिए उस स्टेम सेल को यूज किया जाता है। तीसरा है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। इसमें जो है किसी परिवार के जो विभिन्न जो सदस्य हैं वो मिलकर जो स्टेम सेल को देते हैं, स्टेम सेल को संरक्षित करते हैं। और जब कभी भी किसी परिवार के संबंधी को स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेम सेल को वहाँ से यूज करते हैं। तो इस 3 प्रकार के स्टेम सेल बैंकिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टेम सेल चिकित्सा, स्टेम सेल थेरेपी क्या है? इस थेरेपी स्टेम सेल चिकित्सा से जो है विभिन्न रोगों को उपचार किया जाता है, जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और ल्यूकीमिया जैसे जो है गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, गंभीर मस्तिष्क बीमारियों से जो है स्टेम सेल की मदद से रक्षा किया जाता है, उपचार किया जाता है। और इससे जो है गंभीर क्षतिग्रस्त जले हुए ऊतकों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा जो है
अल्जाइमर अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे गंभीर रोगों का जो है उपचार किया जाता है स्टेम सेल थेरेपी की मदद से। स्टेम थेरेपी से कार्निया और रेटिना का निर्माण किया, जिससे नेत्रहीनता को दूर किया जा सके। इससे जो है टाइप 1 डायबिटीज़ और जो है हेमोफीलिया के जो है निदान आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग। इसका उपयोग जो है मेरुरज्जु मांसपेशी, हृदय, लीवर आदि अंगों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेम सेल का उपयोग ऊतक और अंग के प्रत्यारोपण में भी किया जाता है और इसका उपयोग जो है दांतों के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रकार जो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोन एक जो है जैविक रचना है जो किसी जीव है, एकल जनक है, उसे जो है अलैंगिक विधि के द्वारा जो है पैदा किया जाता है, अलैंगिक विधि से पाया जाता है। और जो क्लोन का आनुवंशिक जो जैविक और भौतिक लक्षण है वह जनक के समान ही होते हैं।